हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। मेश एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को मैं आज सीरीज में डिस्कस करती जा रही हूँ। तो आज हम सुपर मेश वाले कॉन्सेप्ट पर आ गए। अब ये सुपर मेश क्या है? सुपर मेश जो होता है वो एक से ज़्यादा लूप्स का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर हम मेश इक्वेशन नहीं लिखते, यहाँ पर हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। ये स्पेसिफिकली हमें सुपर मेश तब कंसिडर करना पड़ता है जब सर्किट में करंट सोर्स हो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को मेश एनालिसिस बताया था जिसमें कोई करंट सोर्स नहीं था, सिर्फ वोल्टेज सोर्सेस थे। तब मैंने आपको एक मेश इक्वेशन लिखना सिखाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेश एनालिसिस रिलेटेड लेक्चर सीरीज के आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइडेड है, तो आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने जब आपको करंट सोर्स का कंसिडरेशन किया था सर्किट में, तब पहला मैंने एक करंट सोर्स के साथ किया था सर्किट एनालिसिस। उसके बाद मैंने दो करंट सोर्सेज इंक्लूड कर दिए थे, और दो करंट सोर्सेज इंक्लूड करने के साथ साथ मैंने आपको दो मेथड्स बताई थी। एक आपकी थी जिसमें आप सुपर मेश ही कंसिडर करते हैं, पर उस सुपर मेश पे हम केवीएल इक्वेशन ना लिख के मेश इक्वेशन ही लिखते हैं। तो वहां पर मैंने सुपर मेश कंसिडर किया था, पर वहां पर मैं मेश इक्वेशन ही लिख रही थी उस सुपर मेश पर। अब यहाँ पर और दूसरी मेथड वहां पे वोल्टेज वेरिएबल्स इंक्लूड करने की थी करंट सोर्स की वजह से। अब मैं यहाँ पर आपको सुपर मेश कंसिडर कर रही हूँ, पर सुपर मेश पर हम केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। तो ये थ्योरी सुपर मेश एनालिसिस या मेश एनालिसिस के तहत सुपर मेश कंसिडरेशन वाली थ्योरी कहलाती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेश एनालिसिस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने सिर्फ डिफरेंट टाइप के सर्किट्स कंसिडर किए और मेश एनालिसिस अप्लाई करती चली गई। आज मैं पहुंच गई हूँ सुपर मेश पर, और यहाँ पर मैं सुपर मेश कंसिडर करूंगी और केवीएल लगाऊंगी, पर बेस जो होगा वो मेश एनालिसिस होगा। और मेश एनालिसिस का बेस क्या है? लूप करंट्स को एज्यूम करना, मतलब ब्रांच करंट्स नहीं एज्यूम करना लूप करंट्स ही है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सुपर मेश क्या है? एक सर्किट मैंने यहाँ पर कंसिडर करके रखा हुआ है। इस सर्किट में हमारे पास तीन लूप्स है। तो एक्चुअली यहाँ पर तीनों लूप्स में दो वोल्टेज सोर्सेस और दो करंट सोर्सेस है। यहाँ पर सुपर मेश लगाने का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रीज़न करंट सोर्स है। अगर करंट सोर्स नहीं होता तो हम सोली इन विंडोज पर मेश एनालिसिस कर लेते इजीली। तो करंट सोर्स है, इसलिए हमें सुपर मेश कंसिडर करना पड़ रहा है। अब सुपर मेश क्या है? सुपर मेश ऐसा लूप है, क्लोज्ड पाथ है जिसमें कोई करंट सोर्स ना आए। ठीक है, समझ गए? ऐसा पाथ है, क्लोज पाथ है जिसमें कोई करंट सोर्स ना आए। तो अब ये क्लोज पाथ जो बन रहा है वो इन दोनों इंडिविजुअल यूनिक लूप्स की वजह से बन रहा है। फिर से मैं रिपीट करूं, जो क्लोज्ड पाथ मैं ले रही हूं जिसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं आ रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है? इन दोनों यूनिक लूप्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सुपर मेश। सुपर मेश हमेशा 2, 3, 4 जितने भी यूनिक लूप्स हो सकते हैं पॉसिबल, वहां पर हमें एक पॉसिबल पाथ सर्च करना है जिसमें कोई करंट सोर्स ना हो। और अगर हमें ऐसा पाथ ना मिले तो हम सुपर मेश मेथड नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मैंने ये वाला पाथ फाइंड आउट कर लिया है जिसमें वोल्टेज सोर्सेस आ रहे हैं और रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कोई करंट सोर्स नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा वही है कि जितनी नंबर ऑफ विंडोज है उतने ही नंबर ऑफ हमें लूप करंट्स एज्यूम करने हैं। तो ये लूप करंट्स हमने एज्यूम कर लिए। इससे पहले जो सुपर मेश टाइप का जो भी मैंने कंसिडरेशन किया था उस पर मैंने मेश इक्वेशन लिखी थी, और साथ में मैंने उस पर एक लूप करंट एज्यूम कर लिया था। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो तीन विंडोज है इस पर हमने तीन लूप करंट्स एज्यूम कर लिए, I1, I2 और I3। अब एक सुपर मेश हमने कंसिडर किया है इन यूनिक लूप्स के कॉम्बिनेशन से, तो ये रेड डैश्ड वाला जो है ये मेरा सुपर मेश हो गया। अब मैं इस पर केवीएल लगा देती हूँ, पर हाँ, इसमें से बहने वाला करंट मेरा I1 ही है, इसमें से बहने वाला करंट मेरा I1 और I3 का अलजेब्रिक सम है, इसमें से बहने वाला करंट मेरा I2 और I3 का अलजेब्रिक सम है। अब केवीएल लिखना है तो मुझे सबसे पहले हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस माइनस पोलैरिटी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने I1 के हिसाब से प्लस माइनस पोलैरिटी लगा दी,
यहाँ पर भी मैंने I1 को बड़ा मानते हुए I3 से प्लस ऊपर दे दिया, माइनस नीचे दे दिया एज पर द डायरेक्शन ऑफ I1। और यहाँ पर भी मैंने I2 को बड़ा माना I3 के रिस्पेक्ट में और I2 के हिसाब से प्लस और माइनस साइन दे दिया, पर एक्चुअली यहाँ से करंट कितना बह रहा है I2 माइनस I3 और यहाँ से करंट कितना बह रहा है I1 माइनस I3। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सुपर मेश के हर कंपोनेंट के अक्रॉस मैंने प्लस माइनस साइन लगा दिया। हर कंपोनेंट का ब्रांच करंट मैं लेकर चल रही हूँ। यहाँ पर भी ब्रांच करंट I2 ही होगा जो कि बाय चांस लूप करंट ही है, तो प्लस माइनस मैंने I2 के हिसाब से लगा दिया। अब KVL हम लिखेंगे सुपर मेश पर, क्योंकि हमने प्लस माइनस पोलैरिटी लगा दी। तो चलिए मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करती हूँ, इस रेड पाथ के अलोंग जिस पर मैंने एरो शो किया हुआ है मैं चलूँगी। जब मैंने यहाँ से चलना शुरू किया तो पहला कंपोनेंट मुझे 5 वोल्ट्स की बैटरी मिली, मैं 5 के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो मैं +5 लिख रही हूँ। फिर मैं और आगे बढ़ी, मैं 4 वोल्ट्स के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो +4 लिखा। फिर मैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करूंगी, ट्रेस करूंगी तो इस रेजिस्टेंस के माइनस की तरफ जा रही हूँ और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो 1 इंटू I1 मुझे ये वोल्टेज टर्म लिखनी पड़ेगी माइनस साइन के साथ। फिर मैं यहाँ आई तो मैं 1 के माइनस की तरफ जा रही तो फिर मैंने माइनस साइन लगाया और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ये वाला होगा 1 इंटू I1 माइनस I3, ऐसा मैं टर्म लिख दूंगी। मुझे ब्रांच करंट ही लिखना है तो मैंने ब्रांच करंट लिख दिया इनटू रेजिस्टेंस, तो ये मेरी वोल्टेज टर्म हो गई। नेक्स्ट फिर मैं ऐसे गई तो फिर इस 1 ओम के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो माइनस, अब 1 ओम में से बहने वाला करंट कितना I2 माइनस I3, क्योंकि I2 को बड़ा मानते हुए ही हमने प्लस यहाँ लगाया है माइनस यहाँ लगाया, तो वोल्टेज टर्म हो जाएगी 1 इंटू I2 माइनस I3 और उसके माइनस की तरफ जा रहे इसमें माइनस साइन हो जाएगा। ऐसे ही इस 1 ओम के भी माइनस की तरफ ही जाऊंगी तो 1 इंटू I2, तो 1 इंटू I2 ऐसी वोल्टेज टर्म लिख दी अलॉन्ग विथ माइनस साइन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वापस मैं पहुँच गई अपने इनिशियल पॉइंट पर। तो इस तरीके से मेरी ये केवीएल इक्वेशन पूरी हो जाएगी। पूरी केवीएल इक्वेशन को मैं सॉर्ट आउट करूँगी तो 9 इक्वल टू 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सुपर मेश पर केवीएल इक्वेशन। अब सर्किट को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से बहने वाला इस ब्रांच से बहने वाला जो मेरा एज्यूम करंट है 2 एम्पियर्स का, वो I2 और I1 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 2 एम्पियर्स इज इक्वल टू I2 माइनस I1? यस, क्योंकि इस ब्रांच का तो सिर्फ 2 एम्पियर्स ही करंट बह रहा है और मेरे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग I2 माइनस I1 ऐसा करंट है तो इस ब्रांच का, तो फिर 2 एम्पियर्स किसके बराबर होना चाहिए, I2 माइनस I1 के। तो सर्किट को देखकर मुझे समझ में आया, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मेरे दो वेरिएबल्स के कंसिडरेशन को मैंने सर्किट कंडीशन के हिसाब से मैचअप किया। अब यहाँ पर देखें तो I3 किसके बराबर हो गया, 1 एम्पियर के, तो मैं I3 इक्वल टू 1 एम्पियर ऐसा लिख दिया। अब सब्सटीट्यूट करूंगी मैं I3 को किस में, इक्वेशन 1 में। मेरी फर्स्ट इक्वेशन में I1, I2 और I3 तीनों वेरिएबल्स हैं। सेकेंड इक्वेशन में I2 और I1 वेरिएबल है। थर्ड वेरिएबल मुझे I3 की कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करके दे रहा है, तो मैं I3 की कांस्टेंट वैल्यू सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 11 इक्वल टू 2I1 प्लस 2I2 हो जाएगा और नेचुरली इसे सॉल्व करूंगी तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 5.5, ऐसी मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 से मैंने I2 इक्वल टू 2 प्लस 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, तो इसे मैं सब्सटीट्यूशन में यूज़ करूँगी। अब I2 को मैं कहाँ सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में, तो ठीक है I1 I2 की जगह 2 प्लस I1 और इक्वल टू 5.5, तो ये कितना हो गया, 2I1 इक्वल टू 3.5, यानी I1 इक्वल टू 1.75 एम्पियर्स हो गया। अब मैं I1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, या कहना चाहिए यहाँ पर I2 इक्वल टू 2I1 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, I2 इक्वल टू 2.75 एम्पियर्स इतना मिल जाएगा। अब अगर मुझे बाय चांस पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर्स करंट सोर्स निकालना है, यहाँ तक तो मेरे सारे लूप करंट्स जो मैंने एज्यूम किए थे उस हिसाब से मेश एनालिसिस के हिसाब से मैंने I1, I2, I3 लूप करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है।
तो ये कर लिया है। इसके साथ साथ क्या हुआ, अब I1 I2 I3 हमने यहाँ पर कंसिडर फाइंड आउट कर लिया है। और सबसे पहली मेथड जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने एक सुपर मेश टाइप का लूप कंसिडर किया था, जिस पर मैंने मेश एनालिसिस लगाया था, वहाँ पर अगर दो करंट सोर्सेस होते थे तो दो करंट सोर्सेस की वैल्यूज मुझे पहले से मालूम रहती थी। मतलब मेरी जो इक्वेशन फॉर्म हुई थी, आप लोगों को याद होगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू, मैं कैप्शन में लिख दे रही हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू, आप यहाँ कैप्शन में ऊपर देखिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ विंडोज माइनस नंबर ऑफ करंट सोर्स। ऐसी मेरी उस इक्वेशन, उस मेथड से इक्वेशन फॉर्म होती थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है सुपर मेश में, तीन लूप करंट्स में से एक हमें नोन है सिर्फ पहले से, और तीन वेरिएबल्स है अगर हमारे पास, तो तीन वेरिएबल्स में से सिर्फ एक वेरिएबल ही नोन है एज पर हमारा सुपर मेश मेथड से। और उस वाली मेथड से जिसमें मैं मेश इक्वेशन बना रही थी सुपर मेश पर, केवीएल नहीं, वहां पर मैंने कैसा कंसिडरेशन किया था, मैंने कंसिडरेशन ऐसा किया था कि मेरे दो वेरिएबल्स मैचअप हो रहे थे करंट सोर्स के साथ। तो आप लोग खुद एनालाइज करिए कि कौन सी मेथड आसान है और किससे करना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक सी, क्रिस्प सी इंफॉर्मेशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा पिक्चर कि मेश एनालिसिस कहाँ होता है, कैसे होता है। उस टेबल से आप समझ जाएंगे कि किन हालातों में किस टाइप का सर्किट है तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी ईजी पड़ेगी। ये तो तीनों लूप करंट्स फाइंड आउट हो गए। अब मैं, चलिए, मुझे 2 एम्पियर्स के अक्रॉस का पावर पता करना है, मतलब 2 एम्पियर्स कितनी पावर दे रहा है इस सर्किट को, वो पता करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से बहने वाला करंट और इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसमें से बहने वाला करंट 2 एम्पियर्स है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज मैं V2 मान लेती हूँ। V2 मानूंगी तो 2 इंटू V2 मुझे पावर डिलीवर्ड हो जाएगा, जिसको मैं P2 नाम दे रही हूँ इस 2 एम्पियर्स के करंट सोर्स है। अब पहला मेरा टारगेट हो गया V2 कैसे पता करना। तो V2 पता करना है तो या तो मैं ये वाला लूप ले लूं और इस पर केवीएल इक्वेशन लगाऊं, या फिर मैं ये वाला लूप ले लूं और इस पर मैं केवीएल इक्वेशन लगाऊं। तो चलिए, मैंने ये वाला लूप लिया जिस पर मैं केवीएल इक्वेशन लगा रही हूं, तो वो ये लूप मैंने यहाँ शो कर दिया है। एक्सटेंशन ऑफ द सर्किट मैं ऐसे दिखा रही हूँ आप लोगों को वायर्स की मदद से, ठीक है। मैंने हर कंपोनेंट से के अक्रॉस का वोल्टेज है उसमें से बहने वाला ब्रांच करंट शो किया है वहां पर। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज 4 वोल्ट्स हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम का और करंट I1 फ्लो हो रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम का और इसमें से I1 माइनस I3 करंट बह रहा है। तो नेचुरली मैं I1 को बड़ा मान रही हूँ I3 के रिस्पेक्ट में, जैसा इस सम में शुरू से मैं करती आई हूँ। तो प्लस ऊपर दे दिया, माइनस नीचे दे दिया, और यहाँ पर भी प्लस लेफ्ट में होगा और माइनस राइट में हो जाएगा। तो मैं V2 करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज V2 पता कर रही हूँ, मैं प्लस साइन उस तरफ दे रही हूँ जिस डायरेक्शन से करंट डिलीवर हो रहा है। तो नेचुरली 2 एम्पियर्स का करंट यहाँ से निकल रहा है, तो प्लस यहाँ होगा राइट में और माइनस होगा लेफ्ट में। तो चलिए, इस पर मैं केवीएल लगा देती हूँ। तो मैं B से A की तरफ गई तो V2 के प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो प्लस V2 लिखा। फिर मैं I1 माइनस I3 इंटू 1 के प्लस की तरफ जा रही, तो 1 इंटू I1 माइनस I3 का प्लस लिखा। फिर मैं 1 ओम के प्लस की तरफ जा रही तो I1 इंटू 1 लिखा। फिर मैं 4 वोल्ट्स के माइनस की तरफ जा रही तो माइनस 4 लिखा और इक्वल टू 0 यहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो ये मेरी केवीएल अप्लाई हो गई। अब मैंने इसे पूरा सॉल्व किया तो V2 इक्वल टू मुझे 1.5 वोल्ट्स मिलेगा। अब ये तो मुझे V2 मिला, मुझे तो वॉट्स निकालना है, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 एम्पियर्स हमने रखा और V2 की वैल्यू 1.5, तो इस तरीके से मुझे 3 वॉट्स पावर इसकी मिल गई। तो ये पूरा पावर डिलीवर्ड निकल गया। अब मैं पावर डिलीवर्ड इसका भी निकाल सकती हूँ। तो कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ से बहने वाला करंट कितना है I1, तो 4 इंटू I1 मेरा पावर डिलीवर्ड बाय 4 वोल्ट्स हो जाएगा। तो मैं चलिए इसको ऐसे शो कर देती हूँ, पावर डिलीवर्ड बाय 4 वोल्ट्स बैटरी। तो वो हो जाएगा 4 इंटू I1, 4 इंटू I1 कितना है 1.75। इस तरीके से ये वॉट्स हो जाएगा। पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट्स बैटरी, मतलब ये हो जाएगा 5 वोल्ट्स ऐसा। तो 5 इंटू कितना करंट बह रहा है इसमें से I2, जो हमने लूप करंट एज्यूम किया उसके हिसाब से I2। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2.75। इस तरीके से इतना वॉट्स आपको
4 वोल्ट्स की बैटरी का मिलेगा और इतना वॉट्स आपको 5 वोल्ट्स की बैटरी का मिलेगा। अगर मुझे इसमें से डिलीवर होने वाला पावर डिसिपेटेड निकालना है, ये पावर डिसिपेटेड सपोज P1 है, ये निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? I स्क्वायर R फॉर्मूले से। तो I कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे? I2, उसका स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? 1, तो 2.75 का होल स्क्वायर इंटू 1, ये मेरा वॉट्स हो जाएगा पावर डिसिपेटेड बाय दिस रेजिस्टेंस टू द एटमॉस्फेयर, ये होगा। इस तरीके से पावर डिसिपेटेड हम निकाल सकते हैं। मैंने इतने बार बार पावर डिसिपेटेड, पावर डिलीवर्ड हमेशा सोर्सेस के साथ शब्द यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस से डिलीवर होने वाली पावर डिसिपेटेड वर्ड यूज किया जाता है, मतलब रेजिस्टेंस से डिलीवर्ड नहीं, रेजिस्टेंस जितनी पावर कंज्यूम कर रहा है उसको डिसिपेटेड बोला जाता है। इसका रीजन भी मैं प्रीवियस वीडियोस में दे चुकी हूँ। तो ये टोटल हो जाएगा। या फिर I1 I2 I3 मिल गया है तो आप इस सॉकेट में किसी के अक्रॉस का वोल्टेज, किसी में से बहने वाला करंट कुछ भी पता कर सकते। पर इतने वेरिएंसेस अवेलेबल है हमें मेश एनालिसिस से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दूंगी टेबुलर वे में कि हम कैसे मेश एनालिसिस को कब, कहाँ, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस टाइप के कंसिडरेशंस, एजम्पशंस हमें करने चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा और साथ में जिस सीक्वेंस से मैं चल रही हूँ और कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश कर रही होगी हो सकता है आप लोगों को पसंद आ रहा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।